हमने बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमने ये देखा था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किस सॉल्यूशन पे अप्लाई होती है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है उसका नेचर क्या हो, एक तो नॉन वॉलेटाइल प्लस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल प्लस नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसमें जो गड़बड़ होती थी उसको हमने देखा था कि उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। वहां कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 4 टाइप की ये पढ़ा था। अगर उस सॉल्यूशन में, यानी एक सॉल्वेंट है मेरे पास, इसमें मैं जो सॉल्यूट ले रहा हूं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह कैसा ले लूं, इलेक्ट्रोलाइट ले लूं। क्या ले लूं, इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, तो क्या होगा। तो अब सुनना, अगर मेरे पास सॉल्यूट या तो इलेक्ट्रोलाइट हो या क्या हो, मेरे पास ऐसा सॉल्यूट हो जो किसी सॉल्वेंट में जाने पर, किसी विलायक में घुलने पर डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करता हो, द्विलक, त्रिलक या बहुलक का निर्माण करता हो। तो अब होगा क्या, यहां पर 2 कंडीशन होगी। अगर ऐसा सॉल्यूट है आपके पास, या तो इलेक्ट्रोलाइट है या कोई डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर बनाने वाला कोई सॉल्यूट है, तो 2 कंडीशन क्या होगी। यहां पर जो यहां इसके मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स होंगे, या तो उनका होगा एसोसिएशन या उनका होगा डिसोसिएशन। ठीक है, यानी या तो संयोजन होगा या वियोजन होगा। अगर संयोजन या वियोजन होगा, यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल्स का, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगी, कुछ चेंजेस आ जाएंगी। अब पहले की तरह वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं निकल सकती, जब हमारे पास सॉल्यूट कैसा हो, या तो इलेक्ट्रोलाइट या डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर बनाने वाला कोई सॉल्यूट हो। तो अब किस तरीके से निकलेगी और इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसा सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट या डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर बनाता हो, तो उनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती, उनका नाम होता है, या हम उसे डिफाइन करते हैं अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, यानी असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। यानी असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म किसके लिए निकलते हैं, वो सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा सॉल्यूट हो जो डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करता हो। अब होगा क्या, यहां पर एक चीज और दिमाग में रखनी है आपको। हमने पढ़ा था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के, यानी कणों की संख्या के। एक चीज और पढ़ी थी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के यानी आणविक द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी। अगर यहां पर वो सॉल्यूट जो मैं ले रहा हूं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं सॉल्यूशन में, क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, यानी इनमें गड़बड़ हो जाए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अगर उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में कुछ कमी या ज्यादा होता है, कुछ कम या ज्यादा हो मॉलिक्यूलर मास, तो भी क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएगी। अब कैसे आएगी चेंजेस, इसको समझना है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने माना मेरे पास एबी सब्सटेंस था, क्या था, एबी सब्सटेंस। इसको मैंने जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डाला तो क्या बनाएगा भाई साहब, ये A प्लस और B माइनस आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। जैसे ये इन आयन्स में टूटा, तो यहां पर समझना ये जो AB है इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मानता हूं KCl। जब KCl एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाएगा तो अपने आयन्स में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस होगा। ऐसे ही देखो यहां पर पार्टिकल या मॉलिक्यूल कितने डाला है आपने, 1, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो रहे हैं, 2। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना, 1। अगर मैं यहां पर देखूं, हमें पता है थ्योरेटिकली जो
KCl है उसका मास कितना होता है? उसका मास कितना होता है? 74.5 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे यही होगा। अब जरा ऑब्जर्व करो आप, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल यानी टोटल मोल देखूं 2 मोल ऑफ आयन है आपके पास, यानी जो ऑब्जर्व्ड हुआ है आपको, जो आपको दिखा है वो कितना दिखा है? 2 मोल। अब यानी 2 मोल ये जो आयन है, ये जो पार्टिकल है, इनका मास एक्चुअली कितना होना चाहिए? 74.5 ग्राम होना चाहिए ना। जब 2 मोल का इतना होना चाहिए तो 1 मोल का कितना होगा? इसका हाफ, यानी जो ऑब्जर्व्ड मास होगा, ऑब्जर्व्ड मास होगा वो कितना होगा? 74.5 अपॉन 2 37.25 ग्राम। यानी जब ये 2 पार्टिकल है, 2 मोल है, इनका मास इतना होगा तो एक पार्टिकल का यानी 1 मोल का कितना होगा? वो 37.25 ग्राम। लेकिन वो एक्चुअली में है क्या ऐसा? एक्चुअली में देखो ये सिर्फ दिख रहा है हमें, ये एक्चुअल में नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा सिर्फ दिख रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है ऐसा। हुआ क्या है, जब यहां पर 1 मोल आपने KCl डाला तो हमें पता है ये 2 आयंस में टूटेगा, टूट गया। तो यहां पर मोल कितने मिले आयंस के? मेरे को 2। अब मेरे को एक चीज पता है कि भाई साहब KCl का जो मास होता है वो इतना होता है। जब 2 मोल का मास में ये मान सकता हूं, 2 मोल है ना, अगर आप इसको कंबाइन करके देखोगे तो आपको मास अलग लगे, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल के नजरिए से देखो, यहाँ पार्टिकल कितने हैं? 2। जब 2 मोल पार्टिकल है मेरे पास और उसका मास कंबाइनली देखूं तो 74.5 ग्राम होगा 2 मोल का। लेकिन अगर ये 1 मोल का देखूं तो वो कितना आना चाहिए? 37.25। क्या इसका इतना होता है क्या मास? नहीं होता, डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पर एक चीज क्या मिली, जो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड होता है, जो हम देखते हैं, वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल से। ये बात समझ में आती है आपको? क्या बात थी? जब डिसोसिएशन होगा किसी का तो होगा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यहां देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? 1, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 2। जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी उसकी? इंक्रीज। उसमें कुछ चेंज होगा और वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुए? इंक्रीज ही तो हुए। यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए? 2। और अगर मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करूं इसी चीज को, तो यहाँ देखो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल कंडीशन में क्या था? 74.5। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब इसको मैंने डाला है सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूट को मैंने सॉल्यूशन में डाला तो मेरे को क्या नजर आया? इसका मॉलिक्यूलर मास कम हुआ। अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो गया तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एक बात मैं बोल सकता हूं, यहां पर जब भी डिसोसिएशन होगा किसी का तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? एक बात डिसोसिएशन की। अब एसोसिएशन की मैं अगर बात करूं, एसोसिएशन को अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू, मान लो मेरे पास ए टाइप के n मॉलिक्यूल्स हैं, ए टाइप के n मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैंने एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाला तो अब होगा क्या? इसका नेचर है डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर बनाने का। तो अब ये क्या करेगा? ए एन टाइप का क्या बना लेगा? यहाँ पॉलीमर। यानी ये जो ए था ये किस नेचर का था? ये मोनोमर था, ये एकलक इकाई थी। इसको जैसे ही आपने किसी सॉल्वेंट में डाला क्या बना लिया? पॉलीमर। यानी यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे? यहां अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं वो क्या थे? खूब सारे थे यहां पर। लेकिन यहां पर देखो ये खूब सारे पार्टिकल्स थे, लेकिन यहां जाकर के ये सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुए। क्या हुए? डिक्रीज। कब हुए? जब एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ये गया। जाने के बाद पॉलीमर बना लिया, यानी एक सिंगल यूनिट बना ली, तो ना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? डिक्रीज। क्या हो गए? डिक्रीज। और इसके साथ ही अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात अगर यहां देखूं तो मॉलिक्यूलर मास किसके लिए देखना है मेरे को? एसोसिएशन के वक्त। एसोसिएशन ही तो हुआ है यहाँ। एसोसिएशन के वक्त होगा क्या? जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ देखो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है, यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास,
लेकिन यहां पर अगर मैं एक को कंसीडर करना पड़ेगा तो क्या है, यहां पर n मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा AN, पूरा क्या है, एक ही पॉलीमर है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ क्या हुआ है, बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है। कब, जब किसी सब्सटेंस का संयोजन या एसोसिएशन होता है तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है यानी जो अनुसंख्यक गुणधर्म है उसमें क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है। अब चेंजेस क्या आती है इस केस में, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर दूं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दूं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, इसकी वजह से, इस इंक्रीमेंट या इस डिक्रीमेंट की वजह से हम अगर वो चारों प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली यहां फाइंड आउट करें तो हमें उसमें क्या आएगा, कुछ डिफरेंस मालूमात होगा, कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी किसी भी चीज की, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, RLBP हो, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप यहां निकालोगे तो वो सही वैल्यू नहीं आएगी। अब इसकी सही वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वॉन हॉफ। उन्होंने कहा मैं आपको एक फैक्टर देता हूं, एक गुणांक देता हूं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ऐसा सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि भाई ऐसा सब्सटेंस जो या तो इलेक्ट्रोलाइट है या डाइमर ट्राइमर या पॉलीमर बनाने की प्रवृत्ति प्रॉपर्टी रखता है, उसके लिए अगर हम वांट ऑफ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो निकाल लें और उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर दें, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमारी जो वैल्यूज आती है वो क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। अब हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की, वांट ऑफ कारक या वांट ऑफ गुणांक की। अब देखो अपने बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या होता है, रेशियो होता है। अब अपने को एक चीज पता है, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मॉलिक्यूलर मास के। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या यहां देखना, ऑब्जर्व, देखो इसको मैं ऐसे, इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, कैसा होगा, mm इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/cp, देख सकता हूं ना ऐसे, mm = 1/cp mm। यहां देखो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसको मैंने मान लिया यहां ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसकी जगह मैं 1/cp लिख सकता हूं, यानी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूं, यहां पर 1/ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ऊपर होगा, क्या होगा, 1/थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर नीचे करो, कैलकुलेट करो, क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझने। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दूं, या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी बोल सकता हूं। तो देखो और कैसे चेंज हो सकती है, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे ही होगा। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे तो देखो कैसे बोलेंगे, देखो ऑब्जर्व्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेक्षित, प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान बोल सकता हूं। थ्योरेटिकल को क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूं सामान्य आणविक द्रव्यमान थ्योरेटिकल को। फिर यहां ऐसे करोगे, ऑब्जर्व को प्रेक्षित लिख दो और थ्योरेटिकल को सामान्य लिख दो, तो ये लिखते जाना। नंबर ऑफ पार्टिकल पता ही आपको, इसको बोलेंगे प्रेक्षित कणों की संख्या बट्टे क्या लिखोगे, सामान्य कणों की संख्या। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल तो मैंने लिख दी है,
ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या करोगे आप? दो ही चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे थे, वांट ऑफ क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि सब्सटेंस जो सॉल्यूट था वो या तो एसोसिएट हो रहा था या क्या डिसोसिएट। ऑब्जर्व मतलब कब देखोगे? आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल देखोगे। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख सकता हूं। अपॉन क्या कर दूंगा मैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख सकता हूं ना। तो आई की वैल्यू क्या आई आपको पता चली? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन मैं इसे बोल सकता हूं। अब देखो, अब सारी कहानी क्या है, ये आई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? या तो सब्सटेंस का एसोसिएशन हो या सब्सटेंस का डिसोसिएशन, यानी या तो संयोजन हो या वियोजन हो। तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो सीखनी है आपको। अब देखो यहां से आई की वैल्यू आपको पता चल सकती है। अगर आई की वैल्यू क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो तो मैं बोल सकता हूं उस सब्सटेंस में कोई फर्क नहीं हो रहा। यानी जो थ्योरेटिकल आई का क्या फर्क पड़ा था फॉर्मूला? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये पढ़ा है ना। इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आई की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास दोनों क्या है? इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूं जो सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है जैसी की जैसी रहेगी, बोल सकता हूं ना। यानी सेम रहेगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन बॉन्ड, ये जो अपना आई यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो? 1 हो। अगर 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 आई की वैल्यू बड़ी हो 1 से या आई की वैल्यू छोटी हो 1 से, अगर यहां पर मैं बोल दूं आई की वैल्यू क्या हो गई है? 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन में क्या हुआ है? डिसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है? डिसोसिएशन यानी वियोजन हुआ है, या विघटन बोल सकता हूं हिंदी में, बात एक ही है। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या हुआ है? एसोसिएशन हुआ है, यानी संयोजन हुआ है। वैसा ये बात ध्यान रखना, आई की वैल्यूज के लिए ये चीजें ध्यान रखना। अब मैं अगर बात करूं आई कैलकुलेट कैसे करें, मेन तो रोड़ा वही है। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी अल्फा के बारे में। अल्फा क्या है? अल्फा को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। अगर कोई सब्सटेंस एसोसिएट होता है तो इस अल्फा को मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अगर ये डिसोसिएट होता है तो मैं इसको बोलता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन यानी हिंदी में इसको बोलता हूं, मैं बोल देता हूं संयुग्मन या संयोजन। संयुग्मन हिंदी में सही है ना? नहीं, संयुग्मन या संयोजन की मात्रा। ठीक है, इसको बोलता हूं वियोजन या विघटन की मात्रा हिंदी में। अब देखो अपने देखते हैं ये जो आई है यानी जो वांट ऑफ फैक्टर है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यानी इसको मैं कैसे निकालूं बिना किसी कैलकुलेशन को किए, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी संयोजन और वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी है अपॉन स्टार्टिंग में, यानी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, संयोजन और वियोजन से पहले कितनी थी। तो देखो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा NaCl, ठीक है, जिसको मैंने एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाला, तो ये क्या होगा? अपने आयंस में टूटेगा, टूट गया। ये है बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। कितने पार्टिकल है यहां पर? एक पार्टिकल है ये पूरा, है ना।
यानी एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे ही इसको डाला ये कितने में कन्वर्ट हो गया, और एक, टोटल कितने हो गए, 2, यानी 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो इस NaCl के लिए I की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने, 2 अपॉन इनिशियली कितना था, 1 था, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, 2। इसी तरह मैंने लिखा KCl के लिए क्या होगी, आपको पता है K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इसके लिए I की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसी तरह मैंने लिखा मान लो Na2SO4, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, Na के 2 आयन यानी 2Na प्लस और सल्फेट का 1 आयन यानी SO4 -1। पहले कितना है 1, बाद में कितना है 3, तो 3/1 कितना आएगा, इसके लिए I की वैल्यू 3। इसी तरह मैंने लिखा मान लो K2SO4, ठीक है, ये टूट रहा है, कैसे टूटेगा भाई साहब, K प्लस और सल्फेट माइनस में K कितने होंगे, 2, तो यहां पर I की वैल्यू क्या होगी, 3/1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3। इस तरीके से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा आपको बताइए, अल्फा आगे जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे अभी तो आपको पता लगेगा अल्फा का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस अल्फा को अपने क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी संयोजन अथवा वियोजन की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में वो एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है। ये जो आएगी वैल्यू किसमें आएगी, नंबर ऑफ मोल्स में आएगी, किसमें आएगी, नंबर ऑफ मोल्स में आएगी। ये फॉर्मूला इसका होता है। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। अब देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए मैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर और जो अपना जो अल्फा है, अल्फा को आपने क्या बोला था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच कुछ रिलेशनशिप बनती है, इससे हम I की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी और इस पर डेरिवेशन भी पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए मैंने माना यहां पर कोई सब्सटेंस, एसोसिएशन की बात कर रहा हूं यहां पर, यानी कोई सब्सटेंस A था जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। आई बात समझ में, ये क्या होते हैं एज अ सॉल्यूट, जब किसी सॉल्वेंट में जाएंगे तो क्या बना लेंगे, AN टाइप का पॉलीमर बना लेंगे। यही मैंने यहां माना कोई AN टाइप का क्या था, सब्सटेंस था, इसको एज अ सॉल्यूट, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल है मेरे पास AN टाइप का पूरा मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहा है, जब एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाएगा तो डिसोसिएट होता है, यानी टूटता है, आयंस में टूटता है, या मैं बोल सकता हूं डिसोसिएट होता है सिंपली। जब डिसोसिएट होएगा तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बनाएगा, A सब्सटेंस के बनाएगा। तो यहां पर मेरे को क्या देखना है, इनिशियली मैंने माना मेरे पास यहां पर 1 मोल था, कौन, ये वाला सब्सटेंस। जब ये जाएगा एज अ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में और ये टाइप का बनाएगा सब्सटेंस, AN टाइप का जो मॉलिक्यूल या पॉलीमर जो बनाएगा, उससे पहले की बात कर रहा हूं, यानी डिसोल्यूशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ, मैंने जस्ट डाला है, अभी वो पॉलीमर बनाया नहीं है, जस्ट बनाने वाला है। उससे पहले यहाँ कितना बनेगा, 0 मोल, कुछ नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर डिसोसिएशन के समय स्टार्टिंग या इनिशियली में देखूं, ये कितना है मेरे पास, 1 मोल। अभी यहाँ पर भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट होने वाला है, उससे पहले यहाँ कितना होगा, 0 मोल, कितना होगा, 0 मोल। यहां पर एसोसिएशन की क्वांटिटी, एसोसिएशन क्वांटिटी देखूं कि भाई साहब इसमें से कितनी क्वांटिटी एसोसिएट होगी और इसमें से कितनी क्वांटिटी डिसोसिएट होगी, वो मैंने मान ली यहां से कितनी हुई, अल्फा, और यहां से भी कितनी हुई, अल्फा। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से जाए, पहले बोल रहा हूं कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने 11th क्लास में ये चीज पढ़ रखी है, फिर भी दिमाग लगा करके दोबारा समझना, एक बार ना समझना है, दोबारा समझना इस चीज को, मैं पहले बोल रहा हूं, और ध्यान से सभी का ध्यान यही होना चाहिए। अल्फा क्या माना है मैंने, एक क्वांटिटी है जो यहां पर क्या हुई है, एसोसिएट हुई है, और यहां पर क्या हुई है, डिसोसिएट हुई है। अब यहां पर ये कितनी बनेगी और यहां पर ये कितनी बनेगी, इसको समझना, यही चीज है समझने के लिए मेन। यहां पर जब मैंने माना भाई साहब n मॉलिक्यूल मैंने लिए, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, 1 मॉलिक्यूल बन रहा था। यहां पर मैंने कितना लिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या मैं नंबर ऑफ मोल कुछ भी बोल सकता हूं, कितने बने, यहाँ n बनना है। यूनिटरी मेथड सबको आता है, एक एक नियम सबको आता है। अगर यहाँ
n लिए तो यहाँ 1 बना। अगर मैं यहाँ 1 मोल लेता तो कितना बनता भाई साहब, 1/n मोल सब्सटेंस बनता यहाँ। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया कितना है, अल्फा, तो यहाँ कितना बनेगा, अल्फा/n मोल बनेगा। ये बात आई समझ में? n लिया मैंने यहाँ तो कितना बना, 1। अगर मैं यहाँ 1 लेता तो कितना बनता, 1/n बनता। मैंने यहाँ कितना लिया, कितना एसोसिएट हुआ एक्चुअली में, अल्फा हुआ है, तो यहाँ कितना होगा एसोसिएट, अल्फा/n। ये बात आदरणीय चीज समझ में। अब यहाँ लिया स्टार्टिंग में कितना, 1, तो यहाँ कितना बना, n बना। ऊपर से देखो, यहाँ पर भी ऊपर से ही देखना है, 1 लिया कितना बना, n बना। अगर मैंने यहाँ लिया कितना है, यानी डिसोसिएट क्वांटिटी कितनी हुई है, यहाँ मैंने एसोसिएशन की क्वांटिटी लिखी है, यहाँ आप लिखना डिसोसिएशन क्वांटिटी, यानी वियोजन की मात्रा, ये संयोजन की मात्रा है, ठीक है। यहाँ वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फा, तो यहाँ कितनी होगी भाई, n अल्फा। यहाँ कितनी आई वैल्यू मेरे पास, n अल्फा। आगे अब अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है, एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जितना एसोसिएट होना था हो गया, जितना डिसोसिएट होना था हो गया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 1 माइनस अल्फा मोल, यहाँ कितने बचेंगे, अल्फा/n मोल, यही बचा। यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा मोल, यहाँ कितना बचा, n अल्फा मोल बचेगा। अब मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन की बात करूं, यानी संयोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या कितनी होगी यहाँ, उसकी बात करूं तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। यही होगी कुल मोलों की संख्या, भाई इतनी बची अपने पास तो। और यहाँ कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। यहाँ कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा कर दूंगा। अब आपको पता है आई लास्ट में जो हमने फॉर्मूला निकाला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन अपॉन स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मोल्स थे पार्टिकल्स के वो। ये अब मैं यहाँ इसको रफ कर दूं, यहाँ देखो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन यानी संयोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या अपॉन स्टार्टिंग में जो थी, अपॉन इनिशियली बोल दूं मैं, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई की यहाँ वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। इनिशियली क्या माना था मैंने, यहाँ भी 1 मोल माना और यहाँ भी 1 मोल, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 1, i इंटू 1 आई, तो इसको हटा दो, तो ये भाई साहब आई की वैल्यू आई। इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले यहाँ निकाल लेता हूँ। ये आई की वैल्यू आई है, कंडीशन आई है कि एसोसिएशन जब भी हो किसी सब्सटेंस का, उसके लिए आई का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो ये करोगे। अभी मैं इसकी आगे और बात करूंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर निकालूं अगर आई की वैल्यू, यहीं पर देख लो नीचे, तो क्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन आई की वैल्यू इनिशियली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में कितना है 1, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी ये वैल्यू। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है उसको देखते हैं। अब देखो आपको ये दो आई की वैल्यूज के लिए इक्वेशंस याद रखनी है, फॉर्मूलाज मैं बोल सकता हूँ याद रखनी। क्या है यहाँ पर एसोसिएशन जब भी हो ना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, अल्फा/n करना है, लेकिन डिसोसिएशन हो तो ये अल्फा/n की जगह आप क्या लिख दोगे, सिंपल n अल्फा, याद हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसे मैं सॉल्व करूं और इसे भी मैं फर्दर सॉल्व करूं तो जो रिलेशनशिप आएगी वो क्या आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकालनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू, तो वो देखो कैसे निकालोगे। ये लिखूंगा i 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, n का एलसीएम लिया, तो यहाँ
की मैथ्स तो आती है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने अल्फा कॉमन लेना है इन दोनों में। जैसे कॉमन लिया n माइनस अल्फा कॉमन इंटू n माइनस 1 होगा, यहाँ पर n आई होगा, इधर उधर करूं तो क्या आएगा n, ये इधर आएगा तो माइनस n आई, ये इधर जाएगा अल्फा n माइनस 1 आई। बात समझ में? यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं, इसको यहाँ n कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा 1 माइनस आई, ये इधर जाएगा अल्फा n माइनस 1, ये अल्फा की वैल्यू आ गई भाई साहब आपके पास n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। या इसको मैं थोड़ा सा सही लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस आई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, कुछ नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करा तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन लो 1 माइनस ये अल्फा 1 माइनस n ये आई, ठीक है। यहाँ से देखो इसको इधर भेजा तो क्या बना 1 माइनस आई, ये इधर आएगा अल्फा 1 माइनस n, ये नीचे जाएगा अल्फा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n। ये रिलेशनशिप मैंने क्या निकाल दी, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए आई एंड अल्फा के बीच जो रिलेशनशिप है उसका डेरिवेशन मैंने कर दिया साथ में। अलग अलग करता तो आप कंफ्यूज होते, साथ में किया तो इजीली हैंड ओवर कर लोगे। ये देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई थी 4। यहां पर जब हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट या कोई ऐसा सब्सटेंस जो पॉलीमर या डाइमर या ट्राइमर का फॉर्मेशन कर, क्वेश्चन में वैसे दिया होगा, वो बोल देगा डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है या पॉलीमर बना रहा है या इलेक्ट्रोलाइट बोल देगा, तब आपको क्या करना है, फॉर्मूले सभी यही यूज करने हैं कॉलिगेटिव के। लेकिन ये सब्सटेंस अगर यूज हो रहे हैं तो यहां पर सिंपली आई का मल्टीप्लाई कर देना सब में। आई का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जब ये सब्सटेंस एज अ सॉल्यूट डलता है तो ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्या करता है, एबनॉर्मल। उसी के लिए हमने ये सारा अभी किया था। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो होता है द एंड। चैप्टर खत्म होने के साथ ही अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। ये इन सब के न्यूमेरिकल हमारे बाकी थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। अब अपना जो वांट ऑफ फैक्टर उस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो टोटल 5 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, 4 इसके ऊपर और एक जो हमने अभी पढ़ा है वांट ऑफ फैक्टर उसके ऊपर में खूब सारे तो क्या टोटली अपने 10 न्यूमेरिकल बहुत है, इतने समझ जाओगे, रेडी हो जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की। ओके, टिल देन बाय बाय।